नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 8 भूगोल, जिसका नाम संसाधन एवं विकास है, के एमसीक्यू का एक विस्तृत हल करते हैं। आइए अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं। संसाधन। पहला क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो क्या कहलाता है? नव्यकरणीय, पुनः नवीकरणीय, फिर पुनरुपयोगी, अनव्यकरणीय। तो ऐसे संसाधन जिसका केवल एक ही बार यूज कर लिया जाता है, फिर दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को अनव्यकरणीय या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, है ना। तो ये ऐसे संसाधन है कि इसका आप सिर्फ एक बार यूज करेंगे, फिर दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को ही अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को नव्यकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनव्यकरणीय संसाधन। आइए प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रौद्योगिकी संसाधन है मानव निर्मित, मानक, संभाव्य या प्राकृतिक। तो जो प्रौद्योगिकी संसाधन है, ऐसे संसाधन हम सदैव मानव निर्मित होते हैं और मानवों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन को ही प्रौद्योगिकी संसाधन कहते हैं। संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, है ना, और मानवीय संसाधन हो गया, और एक पूंजीगत संसाधन हो गया। लेकिन जो प्रौद्योगिकी संसाधन है, ये अमूर्त संसाधनों के रूप में इसे माना जाता है, जिनमें बौद्धिक संपदा, कौशल, अनुभव और अनेक तकनीकी माध्यमों का यूज किया जाता है इसमें। तो प्रश्न संख्या 3 पर आइए चलते हैं। अब वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेना है कहलाता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, क्षरित, अनव्यकरणीय, नव्यकरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे नव्यकरणीय कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नव्यकरणीय कर लेना है, ऐसे हम संसाधनों को नव्यकरणीय कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। नव्यकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा, कोयला या बायोगैस। तो नव्यकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, अर्थात यानी कौन सा है इनमें से नव्यकरणीय संसाधन है, पहले ये छाट लीजिए। तो सौर ऊर्जा ये नव्यकरणीय है, पवन ऊर्जा नव्यकरणीय, बायोगैस नव्यकरणीय है। तो यही जो कोयला है यह नव्यकरणीय न होकर के बल्कि अनव्यकरणीय है। आगे चलते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे वस्तु को हम संसाधन के नाम से जानते हैं। वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके, वे संसाधन कहलाते हैं। निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं। जो निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले, है ना, सर्वसुलभ होता है या सर्वव्यापक होता है या स्थानिक होता है या सर्वमान्य होता है। तो जो निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन होते हैं उसे हम जो है कि स्थानिक संसाधन के नाम से जानते हैं। और जो सर्व जगह व्याप्त होते हैं तो उसे हम सर्वव्यापी कहते हैं, और जो सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें सर्वसुलभ भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? जल, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज। तो इसमें जो जल है यह स्थानिक न होकर के सब जगह व्याप्त है, सब जगह पाया जाता है, इसलिए यह सर्वसुलभ संसाधन के रूप में आता है। तो जो जल होगा यही स्थानिक नहीं है, बाकी को लोहा, अभ्रक, मैग्नीज ये क्या है, स्थान स्थान पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पर चलते हैं। किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं? स्वयंभू, पेटेंट, प्रयोज्यता या ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जब किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र किसी का अधिकार होता है तो इसी को हम जो है कि पेटेंट का नाम दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? सोना को, चांदी को, कोयला को या शेल गैस को। तो इसमें जो कोयला है इसी को दबी हुई धूप के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं।
ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा की बात कर रहा है। खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में? तो जो खंबात की खाड़ी है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो है कि ज्वारीय ऊर्जा की संभावना का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। नव्यकरणीय संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या पुनः पूर्ति कर दिए जाते हैं। सभी नव्यकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों द्वारा असीमित और अप्रभावित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये वाला सही है। नव्यकरणीय संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या पुनः पूर्ति कर दिए जाते हैं। और दूसरा ये तो गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये देखिए कक्षा 8 के एनसीईआरटी भूगोल के प्रश्न हैं और चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन। तो इस संसाधन नामक चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको यहाँ पर संकलित करके बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए। कोल, पेट्रोलियम, पानी, प्राकृतिक गैस। कोल अर्थात कोयला उपयुक्त में से कौन गैर नव्यकरणीय संसाधन है? यानी कि गैर नव्यकरणीय का मतलब अनव्यकरणीय हो गया है ना। तो कोयला, पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो यदि पानी को छोड़ दिया जाए तो 1, 2, 3 कहीं दिया ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का 1, 2 और 4 पानी को छोड़ करके इनमें से सभी क्या है? गैर नव्यकरणीय संसाधन है। तो 1, 2 और 4। तो राइट आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। ठीक। अब भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहा जाता है। तो ये बिल्कुल जो 13 नंबर का ये दोनों संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहा जाता है। ये भी नहीं होगा। तो इसका 1 और 2 दोनों नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए आइए बात करते हैं कि सतत विकास क्या होता है ना। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और साथ ही साथ हमारे आने वाली अगली पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। ऐसे जो कंसेप्ट हैं ये सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत हैं। जबकि संरक्षण से क्या तात्पर्य है कि किसी प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, इसी को क्या कहते हैं? संसाधन का संरक्षण कहते हैं। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, अध्याय 2 पर चलते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये अध्याय 2 के चैप्टर का नाम है कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पहला क्वेश्चन, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को या 1 जुलाई को? तो जो विश्व वन दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। 28 नवंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया गया था। और 2023 की जो थीम थी वह है वन और स्वास्थ्य। यानी कि विश्व वन दिवस का जो थीम है 2023 का वह है वन और स्वास्थ्य। ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, 21 और यहाँ पे 23 सितंबर दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है? 29%, 35%, 47% या 39%? तो झारखंड में कुल 29% भूमि पर वन फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29% हो जाएगा। चूँकि देखिए करेंट डाटा के अनुसार कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर ये 29 बिल्कुल करेक्ट है ना। अब ऐसा नहीं कि जो अब कभी अभी करेंट में दे दे कोई सवाल तो इसको 29% आप लोग कर दे, नहीं, उसको पढ़ करके करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के सवाल पर। अलवड़ जल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? 2.1%,
2.7%, 2.5% या 3.7%। तो एनसीईआरटी डाटा के आधार पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.5% और लवण जल पृथ्वी पर मौजूद है। रेगुर मृदा किसे कहते हैं? लाल मृदा को, काली मृदा को, जलोढ़ मृदा को या लेटेराइट मृदा को। तो इसमें जो काली मृदा है इसी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसी को कपास मृदा भी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो इसे उष्णकटिबंधीय चरणोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं क्योंकि यह पानी में भीगने पर बहुत ही मुलायम और चिपचिपी हो जाती है और जब से ही यह सूखता है तो इसमें बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे दरार पड़ जाते हैं। दूर से देखने पर लगता है कि यह खेत जुता हुआ लग रहा है, तो इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली खेत भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा, है ना। अब देखा जाए तो सर्वाधिक मृदा कौन सा है भारत में? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मृदा जलोढ़ है, फिर दूसरा लाल है, फिर तीसरा काली है, फिर तीसरा लेटेराइट है। अब इसका देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जलोढ़ है, फिर लाल है, फिर काली है, फिर लेटेराइट है। तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? गुमला में, लातेहार में, पलामू में या गढ़वा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो बेतला है वो आपका लातेहार जिले में स्थित है। मृदा निर्माण के कारक हैं वायु दाब, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जलवायु है यही मृदा निर्माण का सबसे मुख्य कारक होता है। मृदा संरक्षण की विधियाँ कौन सी है? मल्ल बनाना, वेदिका बनाना, समोच्च रेखी जुताई, उपरोक्त सभी। तो सातवें का जो तीसरा है समोच्च रेखी जुताई करना ही मृदा संरक्षण की एक उपयुक्त विधि होगी इन चारों में। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने की वजह से, 1/3 हिस्सा पानी के ढके होने से, वायुमंडल में पानी से भरे बादलों की वजह से, वायुमंडल प्रदूषण की वजह से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसे अनोखा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जीवन पाया जाता है। विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 20%, 11%, 22% या 93%? तो विश्व की कुल 11% भूमि कृषि योग्य है। ये एनसीईआरटी के डाटा के आधार पर है। आइए चलते हैं 10वें नंबर पर चलते हैं। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसी मृदा पाई जाती है? तो जहाँ उच्च तापमान होगा, अधिक वर्षा होगी तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? आप लोग जानते ही हैं, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, वन मृदा या काली मृदा। तो ये लेटेराइट मृदा होगी। राइट आंसर लेटेराइट मृदा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। समोच्च रेखी रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सही है? समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा आदि को रोधिकाएं बनाई जाती हैं। मृदा आवरण को बचाने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। तीव्र ढालों पर सपाट सतह बनाई जाती है ताकि मृदा अपरदन कम हो। चौथा ऑप्शन है पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। तो 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा ही सही हो जाएगा। समोच्च रेखी रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है और इसी समोच्च रेखाओं की जुताई करके यहाँ पर चाय की खेती, काफ़ी खेती की जाती है, जिसे बागानी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 3, 6, 8 या 5? तो भारत में कुल कितने प्रकार की मृदा है बताइए? 3, 6, 8 या 5? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको समय दिया, चलिए 8 नंबर हो जाएगा। 8 प्रकार की कृषि और 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। 4 प्रकार मैंने बता ही दिया, जलोढ़ है, लाल है, काली है, लेटेराइट है, पीट है, मरुस्थली है, पर्वतीय है और लवणीय मृदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कोकून से, शहतूत के पेड़ से, चीड़ के पेड़ से, ताड़ के पेड़ से। तो रेशम जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? शहतूत के पेड़ से ही प्राप्त किया जाता है इन चारों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहतूत के पेड़ से। शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उन कीड़ों से ही रेशम प्राप्त होता है।
अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय, मृदा अपरदन, गलीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपक्षय कहते हैं। किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट फूट की क्रिया होना अपक्षय कहलाता है। और जो अपक्षय है यह एक स्थैतिक क्रिया है और अपक्षय होने के बाद बाह्य प्रक्रमों के माध्यम से उन टुकड़ों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है। ऐसी क्रिया को हम अपरदन कहते हैं और अपरदन एक गतिजन्य क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। पहाड़ों की खड़ी ढलान, रेगिस्तानी इलाके, नदी घाट या घने जंगल वाले क्षेत्र। उपयुक्त क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कम आबादी वाला है? तो इसमें से जो रेगिस्तानी इलाके होंगे, है ना, ये हो जाएगा। उसके अलावा पहाड़ों की खड़ी ढलान भी हो जाएगी और घने जंगल वाले क्षेत्र भी हो जाएंगे। यहीं यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम पाई जाएगी। 1 नंबर पहाड़ी की खड़ी ढलान पर जनसंख्या कम होगी, रेगिस्तानों में होगी, घने जंगलों में होगी, लेकिन नदी घाटियों में सर्वाधिक जनसंख्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जोखिम मानचित्रण, प्रतिधारी दीवार का निर्माण, वनस्पति में वृद्धि, वनों की कटाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3, है ना। वनस्पति में वृद्धि ये हो गया और 1, 2 को देख लेते हैं यहाँ पर। जोखिम मानचित्रण और प्रतिधारी दीवार का निर्माण। विचार करना है उपयुक्त उपायों से कौन भूस्खलन के अल्पीकरण में मदद कर सकता है? तो 1, 2 और 3 यही मदद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल जैव मंडल में पाए जाते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल जैव मंडल में ही पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अब चलते हैं नया अध्याय। अध्याय कौन सा है? चौथा अध्याय होगा। अब अध्याय 3 है, खनिज और शक्ति संसाधन। सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? उत्खनन के द्वारा, प्रवेधन के द्वारा, कूपक के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो ये सभी प्रक्रिया के माध्यम से ही सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो उत्खनन के द्वारा, प्रवेधन के द्वारा, कूपक के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो इन चारों में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यह इन चारों में। हालांकि देखा जाए तो उत्खनन के द्वारा भी होगा, प्रवेधन के द्वारा भी होगा और कूपक के द्वारा भी होगा। कूप बना के तेल को निकालना, प्रवेधन करके जो है कि गैस को निकालना या तेल को निकालना, उत्खनन करके जो है कि अन्य चीज़ों को निकालना। लेकिन देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि खनिजों की बात कर रही है ना, खनिजों की बात हो रही है। तो खनिजों के लिए इन चारों में सबसे उपयुक्त जो होगा वो उत्खनन हो जाएगा। धात्विक खनिज किन शैलों में पाए जाते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है। आग्नेय में, कायांतरित में, अवसादी में, 1 और 2 दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय और कायांतरित दोनों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इन दोनों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जबकि अवसादी शैलों में तो जीवाश्मी ईंधन पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, है ना, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ये सभी अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है या नाइजीरिया है? तो इन चारों में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो चट्टानें मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की होती हैं, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे प्रारंभिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी में सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें हम प्रारंभिक चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, जब इसी अग्नि चट्टान पर विघटन और वियोजन क्रिया होती है तो यह अवसादी में परिवर्तित हो जाती है। जब अवसादी चट्टानों में ताप और दाब की क्रिया होती है तो यह कायांतरित में परिवर्तित हो जाती है। और जब कायांतरित में अत्यधिक ताप और दाब क्रिया होती है तो यह पुनः जो है कि द्रवित अवस्था में बदल कर लावा में बदल जाता है। और वहीं लावा जब
मैग्मा बदल जाता है, और वही मैग्मा जब धरातल के ऊपर आता है तो लावा में परिवर्तित होकर के एक नए चट्टान का निर्माण करेगा, फिर उसे हम क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टान कहते हैं। तो 3 प्रकार के चट्टान हो गए। खनिज निम्न में से किस संसाधन का उदाहरण है? नव्यकड़ी, अनव्यकड़ी, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो खनिज होते हैं ये अनव्यकड़ी संसाधन के उदाहरण होते हैं। आगे चलते हैं। रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, सोना, तांबा, हीरा। तो रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में है और सबसे प्रसिद्ध है कोयला के उत्खनन के लिए यह रानीगंज जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। झरिया, धनबाद और बोकारो किस राज्य में स्थित है? तो ये झरिया, धनबाद और बोकारो तो ये आपका झारखंड राज्य में ही स्थित है। झरिया जहाँ से कोयले का उत्खनन होता है, बोकारो है, धनबाद है। चलिए आगे चलते हैं। पेट्रोलियम और इससे उत्पन्न होने वाले उत्पादों को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं? काला सोना, सफ़ेद सोना, हरा सोना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे हम पेट्रोलियम और इससे उत्पन्न होने वाले उत्पादों को हम काला सोना के नाम से जानते हैं, और कोयला को प्रायः काला सोना भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पर चलते हैं। एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है, अयस्क है, शैल है, लौह खनिज है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक या एक से अधिक खनिजों के समूह को शैल कहते हैं। अभ्रक खनिजों का उदाहरण है लौह, धात्विक, अलौह या अधात्विक, यानी कि अभ्रक इन चारों में किस खनिज का उदाहरण है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो अभ्रक है यह अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित पर विचार करिए। रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण। उपयुक्त गुणों में से कौन सा खनिज का प्रकार निर्धारित करता है ना? खनिज का प्रकार निर्धारित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण, ये सभी निर्धारित करेंगे, है ना? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धात्विक खनिज लौह या अलौह हो सकते हैं। दूसरा, धात्विक खनिज के उदाहरणों में लौह, अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइड, सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि शामिल है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही होगा? 1 सही होगा कि 2 सही होगा, या 1, 2 दोनों सही होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों सही हो जाएगा। धात्विक खनिज लौह या अलौह हो सकते हैं। धात्विक खनिज के उदाहरणों में लौह, अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइड, सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि सब शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो में कॉपर और निकेल निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइड्स और प्लेटिनम उपयुक्त खनिज में पाए जाते हैं। आग्नेय और कायांतरित शैल, अवसादी चट्टान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आग्नेय और कायांतरित चट्टान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है ना? ग्रेनाइट को, प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम को, या कोयला को? तो निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये काला सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। देखिए ये NCERT के डाटा के अनुसार पेट्रोलियम को ही काला सोना कहा गया है, इसलिए कोयला वोयला आप लोग मत लगाइएगा। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, जो खाड़ी प्रदेश है। अब बढ़ते हैं अध्याय 4 पर चलते हैं। अध्याय 4 कृषि। सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है? रेशम कीट, मत्स्य पालन, अंगूर या फल? तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट से संबंधित कृषि को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है वह क्या कहलाता है? वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, निर्वाह कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? ऐसे कृषि को हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। जिनमें कृषि के साथ साथ पशुपालन हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। और फिर क्या कहा कि बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। तो जब बाजार में विक्रय हेतु इनका किया जाएगा तब इसे हम संयुक्त रूप से क्या कह देते हैं? इसे संयुक्त रूप से हम वाणिज्य कृषि कह देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
दूसरे का राइट ऑप्शन वाणिज्य कृषि हो जाएगा। जबकि जहाँ पे फसल के साथ साथ पशुपालन होगा तो मिश्रित कृषि हो जाएगा। जब इनका विक्रय हेतु बाजार में कार्य किया जाएगा तो वो वाणिज्य कृषि में परिवर्तित हो जाता है। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 52, 58, 64, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है। इस समय वर्तमान समय में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है ना? 52 है, 58 है, 64 है, तो ये आपका 64% सही हो जाएगा, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बी, बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण बिल्कुल नहीं है, तो बी वाला गलत हो जाएगा, तृतीयक होते हैं, है ना। और प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है, ये सही है। तृतीय गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, ये भी गलत है ना। तो केवल एक इसमें सही हो जाएगा, तो चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जी से, अंगूर से, मत्स्य पालन से या पशुपालन से? तो जो हार्टिकल्चर है यह मुख्य रूप से सब्जी से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्रियाएं कौन सी हैं? व्यापार, बैंकिंग, बीमा या उपरोक्त सभी? तो तृतीय क्रियाओं में व्यापार भी है, बैंकिंग भी है, बीमा भी है, तो ये उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद से, कीमती खनिज से, दलहन से, जूट से? तो जो स्वर्ण क्रांति है वह आपका बागवानी और शहद दोनों से संबंधित है। 8वां नंबर चलते हैं। मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थाकृति के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ पे है। 8वां का ऑप्शन ये रहा। वन निर्माण गतिविधि, तृतीय गतिविधि, कृषि गतिविधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि गतिविधि हो जाएगा। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट से, अंगूर से, मत्स्य पालन से या फूलों से? तो जो पीसी कल्चर है वो मछली से संबंधित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मछली, मत्स्य पालन से संबंधित है पीसी कल्चर। अब इसके बाद आते हैं। कृषक परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की कृषि करते हैं? है ना। कृषक परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार कृषि करते हैं? निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि या उपरोक्त सभी? तो इसका जो कृषक परिवार होगा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह केवल निर्वाह कृषि करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस्पात का विनिर्माण, रोटी सेंकना, कपड़े की बुनाई करना। उपयुक्त में से कौन सी प्राथमिक क्रियाओं को उदाहरण है? तो रोटी सेंकना, कपड़े की बुनाई करना या इस्पात का विनिर्माण करना, है ना। तो देखिए, आइए देखते हैं इनमें। रोटी सेकना तो ये तो होगा नहीं, इस्पात का निर्माण द्वितीयक होगा, कपड़े की बुनाई भी द्वितीयक होगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विटीकल्चर, गिद्धों को प्रजनन, ये तो गलत हो गया पहले से ही। सेरीकल्चर, रेशम कीड़े का वाणिज्यिक पालन, ये सही हो जाएगा। पीसीकल्चर, मछली का प्रजनन, ये भी सही। हॉर्टिकल्चर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल उगाना, ये भी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका 2, 3, 4 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अध्याय 5 पर चलते हैं। अध्याय 5। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत या भिवानी? तो हरियाणा का जो गुरुग्राम है इसी को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम हो जाएगा। कौन सी उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? सूती वस्त्र, इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम या चीनी उद्योग? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह सूती वस्त्र विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था और उस औद्योगिक क्रांति में सूती वस्त्र का ही उद्योग लगाया गया था, तो ये सबसे प्राचीन है। मत्स्य तेल निर्माण आधारित उद्योग है। कृषि, खनिज, समुद्र, वन, है ना। देखिए कृषि भी दिया है,
खनिज भी दिया है, समुद्र भी दिया है, वन भी दिया है। तो जो मत्स्य तेल निर्माण आधारित उद्योग होगा ये समुद्र आधारित उद्योग होगा। उद्योगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर या उपरोक्त सभी? तो उद्योगों को तो ये उपरोक्त सभी पर आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खाद्य संसाधन आधारित उद्योग है खनिज, कृषि, समुद्र या वन? तो जो खाद्य संसाधन होगा वो कृषि पर आधारित हो जाएगा। 6 नंबर पर चलते हैं। भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? आधुनिक वस्त्र मिल की बात कर रहा है। सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, उड़ीसा में या बम्बई में? तो यह बम्बई में स्थापित किया गया था। अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है? लूनी, साबरमती, कोसी या गंगा? तो जो अहमदाबाद है वह साबरमती नदी पर के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग है? तारपीन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन और रेशा। तो तारपीन है, चमड़ा है, मिट्टी के बर्तन, रेशा है। इसमें मिलान करना है। देखिए यहाँ से दिया नहीं है। अच्छा 1 मिनट। हाँ, इन चारों में कौन सा सही है? तो जो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो निम्नलिखित कौन सा रसायन आधारित उद्योग है ना? रसायन आधारित उद्योग है। तो तारपीन, मिट्टी के बर्तन, रेशा या चमड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रेशा। जो चमड़ा है तो ये तो आपका पशुपालन से संबंधित है। मिट्टी के बर्तन तो कृषि संबंधित, ये भी कृषि संबंधित, ये वन से संबंधित है। जो रेशा है यही रसायन से संबंधित होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड लोहा इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे है? गंगा, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र या यमुना? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी के किनारे यह स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण, सेवाओं की व्यवस्था उपयुक्त कारणों में से कौन सा उद्योग का हिस्सा है ना? तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस्पात को आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम, निकेल और तांबे जैसे अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये दोनों ही आपका सही है ना? तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का आ जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 13 नंबर के सवाल पर। यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टेक्सियरे से लिया गया है। प्राकृतिक रेशे ऊन, रेशम, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों में दोनों सही है। तो 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या अध्याय, अगले अध्याय की बात करते हैं। अध्याय 6 और इस कक्षा 8 के NCERT के भूगोल में सिर्फ 6 अध्याय तक ही है। आइए 6ठा अध्याय बात करते हैं मानव संसाधन की। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों को क्या बढ़ाने के लिए हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आयु, आवश्यकता, इच्छा या कौशल? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौशल के लिए हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्माण। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? जन्म दर की कमी, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही प्राकृतिक वृद्धि दर होता है। भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वह आपका 67.2% है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का लेखी निरूपण, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। तो इन चारों में अच्छा चौथा भी दिया है जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा है ना? तो इन चारों में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का लेखी निरूपण ही जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना की शुरुआत यह 2015 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक बताना। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 326 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 327 या 367। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या का वर्तमान में यानी कि 2011 के आंकड़ों के आधार पर यह घनत्व है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित
जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जन्म दर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल सही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये तो नहीं होगा। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया में रहते हैं। 2 महाद्वीपीय एशिया और यूरोप में रहते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, ये यहाँ पे मिलान करना, फिर से मैं देख लेता हूँ। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये तो सही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। जी हाँ, ये सही है। थोड़ा सा ये हम अफ्रीका को समझ लिए थे। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपीय एशिया और यूरोप में रहते हैं। तो ये तो गलत हो गया है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 10 नंबर सवाल चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें मृत्यु दर कम हो रही है ना, जिसमें मृत्यु दर कम हो रही है, आध पर चौड़ा और ऊपर, यानी कि आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। यह जापान के लिए पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 10वें नंबर का जो राइट आंसर होगा वो केवल एक ही सही होगा। यह जापान के लिए जो है कि दृष्टिगोचर नहीं होता है ना। इस स्थिति के लिए केनिया के लोगों के पिरामिड को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 8 यानी कि 6, 7 और 8 एनसीईआरटी के कक्षा 6, 7, 8 के भूगोल के कुल लगभग 300 क्वेश्चनों को हम लोगों ने कवर किया। इसके पहले हम लोगों ने इतिहास के 300 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अब नागरिक शास्त्र का कक्षा 6 का एमसीक्यू हो चुका है। कक्षा 7 और कक्षा 8 भी उसका 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद वीडियो जो आएगी वो होगा स्पेशल बिहार के लिए, यानी कि बिहार से संबंधित एमसीक्यू होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक पहुंचाने का भी कष्ट करें, और चैनल पर पहली बार आप लोग आ रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।